गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी अपना जो कक्षा 9th यानी भारत और समकालीन विश्व है, इस पुस्तक में हम यानी आज कहने का मतलब पहले से ही पढ़ रहे हैं नाज़ीवाद और हिटलर, यानी इसकी कम से कम हमारी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम देखते हैं कि आज की जो अपनी क्लास है उसमें किस प्रकार से हिटलर का उदय होता है। किसका? हिटलर, यानी हिटलर का उदय, हिटलर का किस प्रकार से उदय होता है। ठीक है, आज की विशेष क्लास इस पे हिटलर पे। तो कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। यानी जो क्योंकि जर्मनी में जो एक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था यानी पटरी से बाहर हो चुकी थी और पूरी की तरह से राजनीति यानी खत्म थी वहाँ की जर्मनी की, और समाज में एक गहरी उदासीनता कि ऐसे दिखाने के लिए समाज को एक नई राह दिखाने के लिए एक नए चेहरे की आवश्यकता थी, और वो काम किया किसने? हिटलर ने। ठीक है, 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। बहुत गरीब था ये बचपन में। कौन? हिटलर। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था, फौजी भर्ती के लिए। ठीक है, भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे यानी अग्रिम मोर्चा बोले तो जो आगे वाला जो मोर्चा है अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। कारपोरल बना, यानी कारपोरल क्या होता है? एक संदेशवाहक होता है आर्मी के अंदर। ठीक है, वहां पर और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल कर लिए, यानी उसको भी कुछ यानी बहादुरी के लिए कुछ मेडल मिले। किसको? हिटलर को। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला कर रख दिया, लेकिन वारसाई की संधि ने तो उसे यानी आग बबूला ही कर दिया। जर्मनी की पराजय हो गई, चलो वहां तक ठीक है, लेकिन जब वारसाई की संधि हुई तो उसमें तो पूरी जर्मनी को यानी पंगु बना दिया गया आर्थिक रूप से। उसके पूरे भूभाग पर मित्र राष्ट्र का कब्जा हो गया। वो हिटलर नहीं चाहता था। ठीक है, 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ग्रहण कर ली। कौन सा? जर्मन वर्कर्स। ध्यान देना, 1919 में सबसे पहले हिटलर ने यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। किसने? इस संगठन। कौन से? इस जर्मन वर्कर्स पर। और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया गया। जो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसी का नाम चेंज कर दिया गया इसने, नेशनल सोशलिस्ट यानी पार्टी का नया नाम दिया। और इसी पार्टी को बाद में यानी क्या बना दिया गया? नाज़ी पार्टी। यही पार्टी क्या बन गई फिर? नाज़ी पार्टी। अगर हम बात करते हैं तो 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करके यानी बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की योजना बना ली थी। समझ गए? यानी ऐसे तख्ता पलटने की कोशिश की थी, जिस प्रकार से पाकिस्तान में जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने यानी जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनको नज़रबंद करके वहाँ तख्ता पलट दिया था, वही कोशिश हिटलर ने की थी। लेकिन इस दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। यही तो गलती कर दी उन्होंने, अब रिहा कर दिया गया। चोट खाया हुआ सांप आसानी से नहीं मरता है। ठीक है, और यही चोट खा ली थी उसने, तो यहां उसे वापस रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा यानी जो 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक यानी जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। 1930 तक जनता में अपनी छवि नहीं बना पाया नाज़ी ये खेमा। लेकिन महामंदी 1930 की, उसके दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जनता का आंदोलन, जन आंदोलन वो कहलाता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, बैंकों के पास पैसा नहीं था, काम धंधे बंद हो गए थे। इस महामंदी में मजदूर हैं वो बेरोजगार हो गए थे,
और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था, जो मध्यम क्लास था उसको। ठीक है। नाची प्रोपगेंडा, प्रोपगेंडा क्या होता है, यानी जनमानस को प्रभावित करने का तरीका है प्रोपगेंडा, झूठे वादे ऐसे। ठीक है। नाची प्रोपगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लगी कि नाची ही हमारा कुछ उद्धार कर सकते हैं। 1929 में नाची पार्टी को जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए हुए चुनाव में महज कितने वोट मिले, सिर्फ 2.6%। कब, 1929 में। और 1932 तक आते आते यही देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और इसे कितने प्रतिशत, 2.6 से 37% वोट मिले। कितने परसेंट, 37% वोट उनको मिल चुके थे। किसको, यानी इससे जर्मनी की जो हिटलर की पार्टी को, समझ गए। अब जब इसको वोट मिले तो इसको बहुमत भी मिला है। अब देखो एक नया शब्द आया था, आपको बताया था कि प्रोपगेंडा क्या होता है, कि जनमत या जनता को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार है, जो प्रचार किसके द्वारा, चाहे वो पोस्टरों के द्वारा या फिल्मों में और भाषणों आदि के माध्यम से किया जाने वाला एक प्रचार होता है, उसको कहते हैं प्रोपगेंडा। क्या कहते हैं उसको, प्रोपगेंडा। समझ गए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हिटलर जबरदस्त वक्ता, यानी जब चुनाव था उस समय रैलियां होती थी, जबरदस्त वक्ता भी था। जब बोलता था तो यानी कहने का मतलब इस तरह से बोलता था जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, जो कांग्रेस का आदमी है वो पार्टी, वो भी ऐसे सोचने लगता है कि मैं भी मोदी भक्ति हो जाऊं वैसे। तो वैसे ही क्या था, एक जबरदस्त वक्ता था। कौन, हिटलर। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। क्या रख देते, लोगों को हिलाकर रख देते थे, उसके जो शब्द थे। समझ गए। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वारसा संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मनी समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था वो अपने भाषण में। समझ गए। क्या देता था कि जो जर्मनी के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला लेंगे और जर्मनी समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाऊंगा, तथा यानी अपने एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा। ये उसके भाषण में आश्वासन होते थे। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। कौन देगा, हिटलर। अब उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। कौन देगा, यानी हिटलर। कौन देगा, हिटलर देगा। अब जनता को और क्या चाहिए था, अब देखो यही वो है, यानी हिटलर के द्वारा, यानी SA और SS कतारों के सामने भाषण, यानी SA और SS कतारों के सामने यहाँ हिटलर का भाषण चल रहा है। ठीक है। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए, जो लंबी हैं और सीधी कतारें हैं। ठीक है। चित्रों के माध्यम से यानी नाज़ी सत्ता की भव्यता और ताकत को दिखाया गया है इस चित्र में। समझ गए, यानी उसकी भव्यता को दिखाने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करते हैं तो हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रच डाली, यानी राजनीति को एक नई शैली ही उसने यानी रच डाली। किसने, हिटलर ने। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए यानी आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों को यानी आडंबरों में उलझाए रखना। समझ गए। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए यानी नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। किन्होंने, नाज़ियों ने बड़ी बड़ी सभाएं और यानी बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, यानी स्वास्तिक का मतलब ये अपना निशान, स्वास्तिक छपे यानी जो लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें यानी शक्ति प्रदर्शन का ही हिस्सा थी।
नात्सियों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन का ही हिस्सा थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, किसका, इटली का, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। एक अवतार के रूप में, जैसे ईश्वर का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है, इसलिए अवतार के रूप में प्रदर्शित कर दिया। किसको? हिटलर को। किन्होंने? नात्सियों ने। किन्होंने? नात्सियों ने। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। यानी दिखाने कि एक ऐसे समाज, दिखाने एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती, जिस समाज का, यानी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास यानी बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के साथ ही, और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। किसकी बात कर रहे हैं? जर्मनी की हम बातें कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि लोकतंत्र का ध्वंस, लोकतंत्र का तो ध्वंस होना ही था। अब कौन आ जाते हैं सत्ता में? यानी हिटलर। जब 30 जनवरी और 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने यानी हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। अब यहां से देखो शुरुआत हो जाती है तानाशाही की, क्योंकि यहां पर उसको चांसलर बनने का मौका मिल जाता है 1933 में। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद होता था। कौन सा? चांसलर। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में सबसे शक्तिशाली पद होता है, वैसे ही चांसलर जर्मनी में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी, यानी रूढ़िवादियों को भी यानी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के लिए बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। जो भी लोकतांत्रिक क्या थी, संरचना थी, या जो भी संस्थान थी, उनको भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुई रहस्यमय अग्निकांड, यानी एक रहस्यमय अग्निकांड, कहाँ? जर्मन संसद भवन में। उस अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को यानी अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। यानी बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस एवं सभा करने की स्वतंत्रता, ऐसे जो मूल अधिकार थे यानी जर्मन नागरिकों के, उन नागरिकों यानी उन अधिकारों को यानी अनिश्चित काल, जिसका कोई समय नहीं, कोई समय सीमा नहीं थी, यानी अनिश्चित काल के लिए उनको क्या कर दिया गया? निलंबित या सस्पेंड कर दिया गया। वाइमर जो गणराज्य था या वाइमर संविधान में इन अधिकारों का काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद को काफी यानी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद तो हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु, हिटलर के कट्टर शत्रु कौन थे? कॉमरेड यानी कम्युनिस्ट थे, उन पर निशाना साधा। इन देखो हिटलर का रास्ता धीरे धीरे एकदम साफ होता जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट थे यानी जितने भी ज़्यादातर जो कॉमरेड थे, उनको रातों रात किसमें देखो नाम ध्यान देना, एक कैंप होता है यानी कंसंट्रेशन कैंप, उनमें बंद कर दिया गया। ये ऐसा कैंप होता है, एक अज्ञात स्थान होता है जिसके चारों ओर क्या होती है? करंट प्रवाहित होता है तारों में, इसमें यहाँ से भाग भी नहीं सकता। समझ गए? यानी उन कंसंट्रेशन कैंपों में किनको? कॉमरेडों को। ये कॉमरेड कौन से थे? यानी कम्युनिस्टों को बंद कर दिया। क्यों? कम्युनिस्ट उनके सबसे ज्यादा दुश्मन थे। समझ गए? कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। लगभग 5 लाख की आबादी वाले यानी ड्यूसलडॉर्फ शहर, ध्यान देना, यानी ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची यानी 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ यानी कम्युनिस्टों की ही थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। ये नाज़ी शासन ने कुल
52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना। कितने किस्म के लोग थे? 52 प्रकार के लोग, यानी 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया किन्होंने? नाजियों ने। समझ गए? तो यानी यहाँ पर ज़्यादातर यानी जब सत्ता संभाल लेता है कौन? जब यहाँ पर यानी जो एडोल्फ हिटलर है, जब वो चांसलर बन जाता है जर्मनी का, तो उसके बाद में यानी वो किस प्रकार से पहले यानी कम्युनिस्टों का किस प्रकार से दमन करता है? उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखकर और उनको नज़रबंद कर देता है। ठीक है, अब उनके दुश्मन तो वही थे। ठीक है, इसके अलावा यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सभा करने की जो मूल अधिकार थे वाइमर गण लोकतंत्र में, जिनकी यानी बहुत ज़्यादा उनका अहमियत था, उन सब पर प्रतिबंध लग जाता है। समझ गए? उस संसद में हुए अग्निकांड से। अब अगर बात करते हैं आगे, तो कहने का मतलब कि 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम यानी प्रसिद्ध विशेष अधिकार यानी कुछ विशेष अधिकार दिए होते थे, जो अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट, क्या कहता है इन्हें? इनेबलिंग एक्ट यानी विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए यानी जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। यानी अब देखो ये कौन से अधिनियम के तहत यानी जर्मनी में तानाशाही स्थापित की गई? यानी इनेबलिंग एक्ट के तहत 3 मार्च 1933 को इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेल दिया। यानी संसद नाम की कोई संस्था, बस एक नाम बना दिया संसद है, और संसद नाम की कोई संस्था ऐसी रखी नहीं उसने, उसको यानी हाशिए पर, उसके सारे अधिकार छीन लिए और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। समझ गए? नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी प्रकार के जो राजनीतिक पार्टियां, जितने भी प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां थी और ट्रेड यूनियन थे, जितने भी जो व्यापारिक जो संगठन थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई। हिटलर ने क्या किया कि नाजी पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों के अलावा, जो नाजी पार्टी से जुड़ा था, चाहे वो कहने का मतलब चाहे व्यापारी हो या कोई कुछ भी पैसा काम करने वाला हो, उसको छोड़ करके और यानी सभी राजनीतिक पार्टियां और जितने भी जो ट्रेड यूनियन थी, इसके अलावा उन सब पर क्या लगा दिया? हिटलर ने क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण। कहने का मतलब राज्य यहाँ पर कौन है? हिटलर का, यानी हिटलर का पूरा नियंत्रण हो गया। यहाँ पर किसका नियंत्रण हो गया? यानी जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था, जर्मनी की पूरी मीडिया और वहाँ की पूरी सेना और वहाँ पर न्यायपालिका यानी न्याय अपने हिसाब से देता था वो। समझ गए? उस पर राज्य का पूरा नियंत्रण किसका हो गया? नाजियों का, यानी हिटलर का पूरा कंट्रोल हो जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो कहने का मतलब कि पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। किसके? पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से, किसके हिसाब से? नाजियों के हिसाब से उनको नियंत्रित करना, ठीक है, और उनको एक व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी समिति यानी उन पर निगरानी रखी गई, कंट्रोल यानी उन पर एक तरह से उन पर निगरानी और उनकी सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद जो हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, यानी देखो स्टॉर्म ट्रूपर्स का मतलब होता है एसए, ठीक है, के अलावा गेस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस। देखो गेस्तापो का मतलब होता है गुप्तचर राज्य पुलिस को बोला जाता है गेस्तापो, और एस का मतलब होता है अपराध नियंत्रण पुलिस, यानी अपराध पे नियंत्रण करने वाली उस पुलिस को बोला जाता है एसएस, और एसए उसको बोला जाता है स्टॉर्म यानी ट्रूपर्स। ठीक है, देखो कई नामों के इसमें नाम है, ध्यान देना। शॉर्ट फॉर्म है एसएस का मतलब होता है अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा जिसे हम बोलते हैं एसडी का भी गठन किया गया। यानी दोबारा से एक तरह से यानी जितने भी जो यानी अपने हिसाब से किसने हिटलर ने अपने हिसाब से नए पार्टी नए संगठन बनाए, समझ गए, जो हिटलर के इशारों पे ही काम करते थे, जैसे एसएस है, एसए है, एसटी है, ठीक है। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। संवैधानिक नहीं, संविधान के अनुसार नहीं, असंवैधानिक, जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए, असंवैधानिक अधिकार दिए गए।
इनको, ठीक है। और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार और आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। इनके पास क्या थे, संविधान के हिसाब से नहीं चले ये, यानी असंवैधानिक अधिकार इनको दिए गए कि आप जब चाहे किसी को अरेस्ट कर सकते हो, किसी को सजा दे सकते हो। कहने का मतलब काफ़ी, यानी जितने भी जो यहूदियों पर, ज़्यादातर मकसद क्या था कि यहूदियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करने के लिए ही तो ये बनाए गए थे, ठीक है। गेस्तापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। कि यंत्रणा गृह होते थे ना गेस्तापो, क्या होती थी, गुप्तचर पुलिस होती थी। अगर किसी पर यानी शक है कि ये गुप्तचर है तो उसको वो यानी उसके यंत्रणा गृहों में उसको भेजा जा सकता था, ठीक है। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। कौन सा ये नया दस्ता कौन सा था, गेस्तापो। कौन था, गेस्तापो, ठीक है। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में यानी भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता, किसी को भी यानी बिना कार्रवाई के यानी देश निकाला यानी दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष इस शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी ये उन्होंने यानी कहने का मतलब कि काफ़ी जो आपका था यानी अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से यानी अब एक शब्द आया था कंसंट्रेशन कैंप। इसका मतलब होता है ऐसे स्थान जहां मैंने बताया ना बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, बिना किसी कानून के, समझ गए। और ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कंटीले तारों से घिरे रहते थे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ज़्यादातर ये कंसंट्रेशन कैंप किसके लिए बनाए गए, ज़्यादातर यानी कम्युनिस्टों का दमन करने के लिए। किसका, कम्युनिस्टों का दमन करने के लिए। तो आज की जो अपनी क्लास थी वो यानी इसी पर निर्भर थी। यानी आज जो हमने देखा कि किस प्रकार से हिटलर का उदय होता है। तो तब तक के लिए यानी अब आगे यानी किस प्रकार से हिटलर अपना तानाशाही साम्राज्य आगे बढ़ाता है, तो तब तक के लिए यानी जय हिंद, जय भारत।